सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को तकरीबन 5 दहाई पुराने ताज़ीरात हिंद 1973 सीआरपीसी को बदलने के लिए एक जामे इस्लाहात के तौर पर नाफिज किया गया है, जिसका मकसद भारत के निज़ाम इंसाफ को जदीद बनाना है। बीएनएसएस में मौजूदा चैलेंजों से निपटने, अदालती अमल को नए तरीके से मुनज़्ज़म और आसान करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों और इनफरादी हुकूक के दरमियान बैलेंस कायम रखने के लिए कई अपडेट शामिल हैं। सीआरपीसी को असल में अंग्रेजों के दौर के भारत के कानूनी माहौल के लिए डिजाइन किया गया था। ये साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे मौजूदा चैलेंजों से निपटने में पुराना हो चुका है। बीएनएसएस ऐसी दफात पेश करता है जो आज की डिजिटल और फॉरेंसिक जरूरतों के लिए बेहतर है। बीएनएसएस मेडिकल रिपोर्ट्स और फैसला देने के अमल के लिए वाज़ेह डेडलाइन मुकर्रर करके ज़ेर इल्तवा मुकदमात और ट्रायल्स में ताखीर को कम करता है। बीएनएसएस का मकसद ज़ेर तफ्तीश कैदियों की बेहतर हिफाजत करना है और ये सुप्रीम कोर्ट की ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक हिदायत पर मबनी है। बीएनएसएस बदसलूकी को रोकने और इनफरादी हुकूक की हिफाजत के लिए जरूरी ज़ाब्ते भी पेश करता है और पुलिस के जरिए मनमाने तरीके से हिरासत में लिए जाने के मसाइल को भी हल करता है। आज की पेशकश में बीएनएसएस के अहम नुकात पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आईन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। जी हाँ, बदलते दौर के साथ समाज बदला, समाज की ज़रूरतें बदलीं और जुर्म के नए तरीक़े भी सामने आए, जिसकी वजह से निज़ाम इंसाफ को बदलना भी लाजमी था। और इसी सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता को लाया गया, जिसने 1860 के आईपीसी की जगह ली। और इसी तरह सीआरपीसी 1973 की जगह लाया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को। और अगर बात करें एविडेंस एक्ट 1872 की, तो उसकी जगह अब है भारतीय साक्ष्य संहिता। जी हाँ, इन तीनों के अहम पहलुओं पर आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे और उन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे जिनको समझना हर भारतीय के लिए ज़रूरी है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर असद मलिक साहब और हमारे दूसरी मेहमान हैं हमारे साथ एडवोकेट कनिका भारद्वाज साहिबा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तेमाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी हैं, जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले असद मलिक जी से जानना चाहूँगा कि आपका लंबा तजुर्बा है, उसके साथ साथ अगर मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करूँ तो आपने उसके ऊपर अवेयरनेस, बेदारी पैदा करने में बहुत अहम रोल प्ले किया है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि अगर नई इस संहिता की बात करते हैं, नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करते हैं, तो क्या ये कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए, या ये कहा जाए बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? ना, दोनों बातें अगर ठीक नहीं, वो कहते नहीं हैं कि ज़रूरत के हिसाब से वक्त के साथ जब ज़रूरत पड़ती है तब जी। क्योंकि अभी जब 1950 में भारत का संविधान जो दस्तूर हमारा आया जी, उसके बाद जो हमारा सीआरपीसी था 1861 से चलता आया हुआ था, उसके बाद 1872, 1882, फिर 1898। जब भारत का संविधान आया तो जैसा हम सब जानते हैं कि उसमें हमारे कुछ हुकूक दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में पार्ट 3 में दिए गए थे। उसको ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर से उसका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 और उधर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट 1948 भी आ चुका था, ICCPR भी था, तमाम चीज़ें बाद में आईं। तो उसको ध्यान में रखते हुए 1973 में भारत की पार्लियामेंट ने
उसे रिप्लेस कर दिया। और ये ऐसे ही रिप्लेस नहीं कर दिया, उसके लिए कम से कम 6 लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, ख़ास तौर से 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी। उसके बाद ये आया जिसमें कि 1 अप्रैल 1974 को ये 1973 CRPC लागू हुई। लेकिन जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जैसे जैसे वक्त बदलता है उसी के हिसाब से हमें कानून भी बदलना होता है। कहते हैं लॉ इज़ ए टूल ऑफ सोशल चेंज। तो अब जैसे जैसे जुर्म करने के तरीके बदले, टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, अदालतों में मुकदमे भरे पड़े थे, उधर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वो इंतज़ार कर रहे थे। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए 2 चीज़ें ख़ास तौर से इसमें शामिल की गई, एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा टाइम फ्रेम। और अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, इसमें 531 सेक्शन हैं, 39 चैप्टर हैं और 2 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 2 में 58 फॉर्म हैं, पहले 56 थे, अब 58 फॉर्म हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत थी। जी, वक्त की ज़रूरत की बात कही, लेकिन जब मामला आगे बढ़ता है FIR के बाद में तो उसके अंदर तफ्तीश, गिरफ्तारी, ज़मानत, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। एक वकील के तजुर्बे की भी हम बात करेंगे। कनिका जी, अगर हम उस पूरे मरहले की बात करते हैं जिसके अंदर ट्रायल की भी बात होती है, मुकदमे की बात होती है, क्या पुराने CRPC की जब हम बात करते हैं उसमें ज़्यादा वक्त लगता था, ज़्यादा पैसा खर्च होता था, और कहाँ उसमें खामियां थीं जिनको दूर करने की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोशिश की गई? जी बिल्कुल। सो CRPC जो था उसमें जो देखिए, जैसे कि अभी नए लॉज आए हैं BNSS की, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो इसमें जैसे सर ने कहा सबसे ज़्यादा जो एक मुद्दा जिसको फोकस बनाया गया है वो है टाइम फ्रेम का भी। तो टाइम फ्रेम में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर सबसे पहले होगी FIR, फिर उसकी होगी इन्वेस्टिगेशन, पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ऐसे बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं, टाइम फ्रेम अब कोशिश की गई है कि बहुत ही कम हो जाए। पहले जो था कि टाइम फ्रेम बहुत बड़ा था, लंबी लंबी डेट्स हमें कोर्ट में मिलती थी। अब जो प्रोसेस कर दिया है वो बहुत फास्ट ट्रैक कर दिया है। विदिन 90 डेज तो कहते हैं कि अब विदिन 90 डेज जो है वो पूरा जो चार्जेस फ्रेम का प्रोसीजर तक जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है क्रिमिनल लॉज में अगर हम देखें, क्योंकि 90 डेज तो इन्वेस्टिगेशन में ही लग जाते थे पहले। अगर हम CRPC की बात करें तो 90 डेज तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करने में ही लग जाते थे। बट अब कहा गया कि 90 डेज तक आप चार्ज फ्रेम कर दीजिए, चार्ज फ्रेम होंगे या नहीं होंगे। CRPC में बहुत सारे लूप होल्स जो थे वो कवर किए गए हैं BNSS में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर हम देखें, अभी जो वक्त चल रहा है वो डिजिटलाइजेशन का चल रहा है। मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, इन सब के बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते आज की डेट में। और ये सब खामियां CRPC में थी क्योंकि ये सब कोई प्रोसीजर ही नहीं था। आज ये सारे लूप होल्स कवर किए हैं BNSS में। ये भी बोला गया है कि जो विक्टिम है, जब विक्टिम की स्टेटमेंट होगी तो वो बाकायदा रिकॉर्डिंग के थ्रू होगी, वो पूरी रिकॉर्ड की जाएगी, ऑडियो विजुअली रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल, उसका ऑडियो, उसका विजुअल पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि कोई टैंपरिंग ना हो। क्योंकि CRPC में टैंपरिंग बहुत इजी होती थी। अगर आप कोई चीज़ दे रहे हो और उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वीडियो पे नहीं है वो चीज़, वो टैंपरिंग इजी थी। बट अब कोशिश की गई है कि टैंपरिंग ना हो किसी भी चीज़ की। तो विक्टिम की जो स्टेटमेंट है वो बाकायदा पूरी रिकॉर्ड होगी। जैसे मैंने अभी पहले कहा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज नाउ मैंडेटरी, वो मैंडेटरी है। तो एक फॉरेंसिक टीम होगी, जैसे कोई क्राइम कमिट हुआ, अगर FIR तक की नौबत आती तो डायरेक्टली फॉरेंसिक टीम जाएगी और उसकी पूरी फोटोग्राफ्स लेगी, उस जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स है उसका पूरा अच्छे से उसको देखेगी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी, सारी चीज़ें। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक पे जो मोड पे जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा अभी दिया गया है, विच वॉज द नीड। आज की ज़रूरत है। आज हम नहीं सोच सकते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा हमारी कितनी सारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें एविडेंस होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग। एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा कि मुजरिम को लेके जाना पड़ता था अदालतों में और उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी पेश आता था। क्या अब वर्चुअल पेशी जो है अब अलाउ होगी इस BNSS के तहत, या कुछ मामलात के अंदर वर्चुअल पेशी हो सकती है और कुछ मामलात के अंदर उसको जाकर के पेश होना होगा? जी नहीं, वर्चुअल अब सब जगह अलाउड होगा। आप वर्चुअली डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई मुजरिम है वो वर्चुअली आना चाहता है किसी भी स्टेज पे, चाहे वो एविडेंस तक की स्टेज क्यों ना हो, क्योंकि पहले जो थे, अभी तक क्योंकि हम रिफॉर्म्स देख रहे हैं धीरे धीरे, तो पहले BNSS लागू होने से पहले क्या था कि एविडेंस तो फिजिकल ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। पहले VC पे आप आके अपनी अपीयरेंस दे सकते थे, बट एविडेंस जो है वो VC से नहीं हो सकता था। बट अब BNSS आने के बाद ये प्रोविजन और एक ऐड हो गया है
कि अगर एविडेंस होगा तो वो भी वीसी से हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक खास गाइडलाइन भी है इसके रिगार्डिंग कि कोई भी लोअर कोर्ट वर्चुअली अपीयर होने से मना नहीं कर सकता किसी भी मुजरिम को। तो आप किसी भी स्टेट में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आप वर्चुअली अपीयर हो सकते हो। साथ ये ही तो में पेश होने की बात हुई, कुछ मामलात के अंदर मुजरिम होता नहीं था, वो भगोड़ा घोषित हो जाता था, उसके बाद उस मुकदमे को रोक दिया जाता था। क्या अब इस सूरत में क्या पोजीशन रहेगी? अगर हम बीएनएसएस की बात करते हैं, अगर मुजरिम नहीं भी है तो क्या वो मुकदमा उसके ऊपर चलेगा? जी बिल्कुल। तो पहले पीओ डिक्लेयर हो जाते थे, 82 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती थी अगर कोई भी जो मुजरिम है वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है। बट अब ऐसा नहीं है, अगर मुजरिम अपीयर नहीं भी हो रहा तो ऑर्डर उसके अगेंस्ट में पास होंगे और वो एग्जीक्यूट होंगे। पहले बहुत जो प्रोसीजर थे वो बहुत ओपन थे, क्योंकि पुलिस वालों की पावर भी बढ़ा दी गई है इस एक्ट में। सीआरपीसी में पुलिस ऑफिशियल्स की इतनी पावर नहीं थी। असद जी से जानना चाहूंगा, अगर पुलिस वालों की पावर की बात करते हैं तो कितनी पावर बढ़ाई गई हैं और वो कितनी जरूरी हैं, कितनी लाजमी हैं, या उनमें कुछ खामियां हैं? तो मैं चाहूंगा उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, देयर आर 5 फंक्शनरीज मेनली। नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 प्रोसिक्यूशन, नंबर 3 मजिस्ट्रेट, नंबर 4 डिफेंस काउंसिल और नंबर 5 प्रिजन अथॉरिटीज़। पुलिस वो पहला महकमा है जिसके सबसे पहले लोग कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ही कोई भी ऑफेंस हुआ जी, तो पहली इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है और वो उसको दर्ज करती है, जिसे हम कहते हैं रपट इब्तिदाई, FIR, पहला मरहला। पहली बात। अब यहाँ से शुरू होती है पुलिस की पावर, और पुलिस को पावर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को ज़्यादा पावर है, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस को कम पावर है। अब रह गया सवाल इस लॉ में। देखिए, पहले भी अगर आपको मालूम हो कि हमारे सीआरपीसी में भी अगर किसी से पुलिस वाले ने नाम पूछा और उसने अपना एड्रेस और उसका नाम ठीक नहीं बताया तो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी उसकी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी कर सकता था। इसी के साथ साथ आपको मालूम होगा कि 51 सेक्शन होता था, 2 लोगों का झगड़ा पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। कोई अगर पुलिस को काम में बाधा डालता या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता, पुलिस उसे इसमें हाँ कुछ इस तरह से बढ़ाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आया, जो कि FIR अगर पुलिस नहीं लिखती है, मींस अगर ऑफेंस 3 साल से 7 साल तक की सज़ा है, कोई पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, तो अब एक प्रोविज़न ये जोड़ दिया गया सेक्शन 173 क्लास 3 में कि उसमें पुलिस ऑफिसर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की परमिशन लेके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और 14 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ये देखने के लिए कि वो जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्या वाकई वो ऑफेंस हुआ भी है या नहीं। तो अब यहाँ पर पुलिस अपनी पावर तो देखा जाए उस तरह से तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें अगर 14 दिन के अंदर ये रिपोर्ट नहीं आती है तो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ जगहों पे जैसे एक सेक्शन 172 जोड़ा गया है जी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जिसमें पुलिस को ये पावर दी गई है कि अगर वो कोई डायरेक्शन लॉफुल देते हैं और कोई नहीं मानता है तो पुलिस उन्हें डिटेन कर सकती है, और 24 घंटे के अंदर अगर वो पेटी केस है तो पुलिस ऑफिसर उसे छोड़ देंगे, अदरवाइज द पर्सन शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। जो अभी आपने एक सवाल पूछा था मैडम से भी, प्रोक्लेम्ड अफेंडर वाला, जी एक्चुअली इसमें 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। पहली बात ये कि जो हमारा सीआरपीसी था उसमें प्रोक्लेमेशन और प्रोक्लेम्ड अफेंडर के लिए सेक्शन 82, प्रोक्लेमेशन और प्रोक्लेम्ड अफेंडर सेक्शन 82 क्लास 4 था जी, जिसमें 19 धाराएं दी गई थी आईपीसी की कि अगर उसमें कोई ऑफेंस हुआ है तो प्रोक्लेम्ड अफेंडर डिक्लेयर कर सकता है मजिस्ट्रेट। लेकिन अब उसका धारा 84 जो है, दफ़ा 84 बीएनएसएस का, उसमें वो सारी 19 धाराओं को हटा के ये कह दिया अगर ऑफेंस 10 साल से ज़्यादा पनिशेबल है तो उसमें प्रोक्लेम्ड अफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो पहला वाला एब्सकॉन्डर कहलाएगा और ये प्रोक्लेम्ड। अब 356 धारा जो जोड़ी गई है, जो आपने सवाल पूछा इन एब्सेंशिया ट्रायल, एक्चुअली पहले एक प्रोविजन था सीआरपीसी में और वो था 299। वो ये कहता था कि कोई शख्स जिसे प्रोक्लेम्ड अफेंडर या एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया है, भगोड़ा, उसकी एब्सेंस में एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती थी, ट्रायल नहीं हो सकता था क्योंकि ट्रायल के लिए प्रेजेंस जरूरी था। अब 356 में उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड अफेंडर है तो उसे राइट टू वेवर जिसे कहते हैं, वेविंग द राइट, तो उसकी एब्सेंस में ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए। नंबर 1 कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से 90 दिन तक आपको वेट करना होगा। नंबर 2, 2 कॉन्जिक्यूटिव वारंट्स आपको 30 डेज के इंटरवल में इशू करने होंगे। नंबर 3, आपको उसके फैमिली और फ्रेंड्स को इंफॉर्मेशन देनी होगी। नंबर 4, आप उसकी पब्लिकेशन करेंगे और उस गांव या शहर जहां का वो रहने वाला है उसे एफिक्स करेंगे।
नंबर 5, अगर वो वकील नहीं कर सकता तो उसे एडवोकेट प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद अगर वो इस दौरान वापस आता है और ट्रायल चल रहा है तो जिन गवाहों की गवाही हो चुकी है उसे फिर से एक मौका दिया जाएगा गवाही को करने का। लेकिन अगर वो टर्न अप नहीं होता है तब ट्रायल कंप्लीट होने के बाद और जजमेंट दे दिया जाएगा। अब इसमें फिर 2 बातें हैं। नंबर 1, जजमेंट देने के बाद उसे अपील करने का तो राइट होगा, लेकिन उसे 3 साल तक का टाइम है। अगर वो वापस आता है तभी अपील कर सकता है, बिना आए अपील नहीं होगी। बिना आए अपील नहीं होगी। और 3 साल का वक्त होगा। उसके बाद अपील नहीं होगी। लेकिन अब सवाल एक इसके आगे का, आगे का सवाल यह है उसे सजा तो हो चुकी है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है तो एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे तो है ही नहीं पॉसिबल। तो जब भी कभी बाई चांस वो अगर आया और पकड़ा गया तो फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, वहां से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। बहुत जल्दी उन सवालों को हम शामिल करना शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर, मेरा नाम तुषार दुआ है एंड मैं महाराजा अग्रसेन का लॉ स्टूडेंट हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो कम्युनिटी सर्विस है जो इसमें BNSS में हमारे लाई गई है, तो जो सेक्शन 23 में है जो मैजिस्ट्रेट को पावर देती है कि वो कम्युनिटी सर्विस अपना पेटी ऑफेंसेस में ला सकता है, सर उस पर थोड़ा सा अगर आप लाइट डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली 5 तरह की थ्योरीज थी पनिशमेंट की, अगर आपको मालूम हो। नंबर 1 एक्सपिएशन थ्योरी, नंबर 2 डेटरेंट थ्योरी, नंबर 3 प्रिवेंटिव थ्योरी, नंबर 4 रेट्रीब्यूटिव थ्योरी और नंबर 5 रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जो पहली वाली थी वो कहते थे पाप करने वाले से बड़ा होता है माफ़ करने वाला। जी। तो हमेशा से हमारे सिस्टम में रहा है कि आप माफ़ कर दो। वो एक शेर भी था कि मैं अपने दिल को जहन के खिलाफ कर देता और वो सर झुका के जो आता तो मैं उसे माफ़ कर देता। अब कम्युनिटी सर्विस की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो लास्ट थ्योरी है रिफॉर्मेटिव, तो ये कहा जाता है, अगर आपने प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ा हो, जिनका कहना था जो क्रिमिनल है वो बाई बर्थ, हालांकि जो स्कूल्स थे कुछ कहते थे लेकिन ऐसा हमेशा ठीक नहीं है, तो वो बिकॉज ऑफ सरकमस्टांसेस क्राइम कर जाता है। अब उसे एक बार अगर पनिशमेंट हो जाती है तो उसके ऊपर एक स्टिग्मा लग जाता है और कई जगह वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो अब ये जो कम्युनिटी सर्विस है वो काफ़ी दूसरे मुल्कों में ऑलरेडी था और हमारे यहाँ भी कई मुकदमों में एज ए कंडीशन ऑफ बेल अदालतों ने इसे लगाया भी था। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 दफ़ा 4 में इसे शामिल कर लिया गया एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। जो आपने क्वेश्चन पूछा, सेक्शन 23 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2 मजिस्ट्रेट को ये पावर है। नंबर 1 जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, वो सजा दे सकता है 3 साल तक की और 50,000 रुपए का जुर्माना और कम्युनिटी सर्विस। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल की सजा, 10,000 जुर्माना और कम्युनिटी सर्विस। लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है, अब ये कहा गया कम्युनिटी सर्विस होगी क्या? जी, कम्युनिटी सर्विस मतलब वो शख्स, हालांकि एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अगर जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2017 अगर आप देखेंगे तो उसका धारा 2 का क्लास 6 कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ जुवेनाइल, और जो धारा 18 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट था। तो इसका मकसद ये है, जैसा कि लिखा है, कि आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब कम्युनिटी सर्विस होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल कह दिया कि आप स्कूल में बच्चों को, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप स्कूल में 1 महीना क्लास लेंगे। कह दिया कि आप ट्रीज का प्लांटेशन करेंगे या इन्हें मेंटेन करेंगे या आप ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। तो वो वक्त के साथ जब अदालतें इसमें फैसले देंगी और वहाँ बताएंगी, तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि उस शख्स को इस तरह से कम्युनिटी सर्विस कह के और सुधारने का मौका दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में वो एक आम शहरी की तरह जिंदगी बिता। कनिका जी, आपसे जरूर जानना चाहूंगा मैं कि क्या हर जुर्म के अंदर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान करा गया है या कुछ जुर्म ऐसे हैं जिसके अंदर कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई बड़ा या संगीन जुर्म होता है तो वहां इसको नहीं दिया जाए? जी बिल्कुल, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखना बहुत ज़रूरी है। ओनली पेटी जो ऑफेंसेस होंगे, जो पेटी क्राइम्स होंगे, उसी में कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी। जो हीनियस क्राइम्स होंगे, अब आप जैसे अगर बात करें मर्डर हो गया या रेप हो गया, तो ऐसे केसेस में कम्युनिटी सर्विस का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो जो पेटी क्राइम्स होंगे, जैसे चोरी चकारी हो गई या स्नैचिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, तो इन सब में जो कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान है वो अब है। और जैसे कि सर ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि कम्युनिटी सर्विस जैसे गरीबों में कुछ दे दिया या स्कूल में पढ़ा लिया, गरीब बच्चों को पढ़ा लिया, तो इस तरह की जो कम्युनिटी सर्विस है उस चीज़ का सारा प्रावधान अब पॉसिबल है और अब होता है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मेरा नाम अभिजीत राज है और मेरा सवाल आप दोनों से था कि हम आधुनिकीकरण के दौर में हैं
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास तौर पे डीफेक टेक्नोलॉजी जैसी कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ क्राइम के रूप में बहुत तेज़ी से अपनी जड़ें फैला रही हैं। और हमारे जो तीनों लॉज आए हैं जो कि खास तौर पे माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हैं और उनकी कई हदों पे तारीफ भी की जा रही है, जैसे कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स है, ऑनलाइन सर्विस ऑफ समन्स को लेके। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी एआई और उससे रिलेटेड क्राइम्स को लेकर हमारे तीनों लॉज कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है, या ऐसा कहना अभी जल्दीबाजी होगा? जी, यानी देखा जाए तो मैं दोनों से ही ये सवाल है, और सर से सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उधर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट भी हैं और उधर ये नए कवानीन आए हैं। जी, देखिए जो आपने सवाल किया ये बात ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और इस पे जो डीप फेक वगैरह ऑलरेडी जो कॉपीराइट एक्ट है कुछ तो उसके अंदर राइट टू पर्सनालिटी भी एक राइट आ गया है। इसके अलावा नंबर 1, जैसा कि अभी नौमान साहब ने भी कहा कि आईटी एक्ट 2000 का जो हमारे पास था, जिसमें 2008 में अमेंडमेंट किए गए। आईटी रूल्स 2011 थे, फिर 2021 में आए और अब 2023 में भी आए। लेकिन अब सवाल ये है कि उसके अंदर बेसिकली जो ये क्वेश्चन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ अभी हमारा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी आ गया। तो कोई भी सिंगल लॉ जो इस पे है वो तो है आईटी एक्ट। अब सवाल रहा जो आईपीसी, इसका बीएनएस और बीएसए और बीएनएसएस। तो बीएनएसएस में ये सवाल कई बार उठता है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, जो एक फंडामेंटल राइट है, तो जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको जो स्टोरेज करने के लिए कहीं बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके या किसी तरह से उसके मैनिपुलेशन के चांस तो ना रहें, तो उसके लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, कई तरह के ऐप करे भी गए हैं। और साथ ही साथ जो बीएसए है, जिसमें कि अगर इस तरह के कोई ऑफेंस होते हैं तो जो डिजिटल एविडेंस होगी वो सर्टिफिकेट के साथ, जो सेक्शन 63 अब है, पहले 65B हुआ करता था, तो अब अगर उस नज़रिए से तो आपको यहाँ पर आईटी एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट और ये जो अभी 3 लॉज आए हैं, इन सबको जब हम एज ए होल पढ़ेंगे तब जाके इसका सॉल्यूशन, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एक तरह से डेवलप्ड होने वाला लॉ है। अब आने वाले वक्त के साथ जैसे जैसे इसकी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे ऑफेंस के, तो अकॉर्डिंगली फिर इसकी इंटरप्रिटेशन कोड भी करेंगे और सरकार भी रूल्स रेगुलेशन के तहत इसे पूरी तरह से कवर करेगी। लेकिन इस तरह के क्राइम में हमने देखा कि अक्सर जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं या डीप फेक की बात करते हैं तो ऐसा करने वाला कोई अकेला नहीं होता, कई सारे लोग होते हैं। और अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो यहाँ एक ऑर्गेनाइज क्राइम का एक देखा जाए तो एक नया एक जुर्म शामिल किया गया। मैं चाहूंगा कनिका जी उस पर रोशनी डालें कि जब हम इस तरह की क्राइम की बात करते हैं जहाँ कई लोग मिलकर के क्राइम कर रहे हैं तो उसको ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल किया गया है और उसको जुर्म के जुमरे में रखा गया है। जी मैडम। जी बिल्कुल, तो एक नया जो प्रोविजन है वो ऐड हुआ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। अब जैसे अभी सवाल आया कि अगर बहुत एक चेन है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले जब सबूत की बात आती है, अगर मैं एविडेंस की बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना है वो कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। वो जो पूरी चेन है उसको प्रूव करनी पड़ेगी। वो जो चेन है वो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू प्रूव कर रहे हो तो वो जो ओरिजिनल सोर्स है वो आपको संभाल के रखना पड़ेगा। आप कौन से फ़ोन से, कौन से सीसीटीवी से, कौन से लैपटॉप से या कौन सी XYZ डिवाइस से आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसकी, आप वो चेन कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जो रिकॉर्डिंग आपने दी है उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो कौन सा मॉडल नंबर है, वो कौन सा कलर है, उसका नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको कोर्ट में देनी पड़ेगी। और ओरिजिनल सोर्स यू हैव टू सिक्योर इट, वो आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप तमाम चीजों को देख करके जब हम बात करते हैं नए कवानीन की तो उनको शामिल किया गया है। जो भी पॉइंट्स चेन ऑफ कस्टडी जो मैडम जिक्र कर रही थी वो उसमें शामिल किया गया है। जी उसमें शामिल किया गया है। जी अगले अच्छा एक मिनट, एक चीज इनकी मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि इन्होंने जो सवाल किया उसमें असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर क्राइम की जो जुरिसडिक्शनल लिमिट है वो डिफाइन नहीं है। कोई अमेरिका में बैठ के भी कर सकता है, दुबई से भी कर सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल। हाँ, तो आप उससे कैसे डील, साइबर स्पेस के जो इश्यूज हैं, तो एक्चुअली जो हमारा सेक्शन 75 आईटी एक्ट का था उसमें तो ये पावर दी ही गई थी। और साथ ही साथ हमारी जो ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो अगर कोई बाहर ऑफेंस करता भी है तो उसके लिए यहाँ पर अब केस रजिस्टर्ड भी हो सकता है, जो प्रोविजन ऐड किया गया है। और प्लस एक्सट्रेडिशन, फिर वो दूसरे लॉस, मैंने कहा नहीं तमाम लॉस इसमें आते हैं, क्योंकि आर्टिकल 245 का जो सेकंड क्लास है वो पावर भी देता है पार्लियामेंट को, नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड मेयरली ऑन द ग्राउंड इट हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो यहाँ पर
सिर्फ विद इन इंडिया नहीं, आउटसाइड इंडिया से भी चांसेस रहते हैं क्राइम होने के। लेकिन उसको भी देखा जाए तो डील करने के लिए कानून हमारे के अंदर पास पूरा प्रावधान हमारा रखा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि जैसे कि अभी क्रिमिनल लॉज में चेंज आया है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि बाकी लॉज में भी बहुत जल्द चेंज आने वाला है? इसमें आपको मालूम होगा, अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जो जनरल क्लासेस एक्ट 1897 के अंदर, और उन्होंने कहा कि जिस भी लॉ में जो भी रेफरेंस आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस था वो अब पढ़ लिया जाएगा एज ए बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस। कारपोरेट लॉ का जहाँ तक सवाल है तो कंपनीज एक्ट ऑलरेडी 2013 में नया लाया जा चुका है जी, और वक्त के साथ तमाम, जैसे अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था 1986 का था, फिर 2000 का, अब 2015 में आ ही चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986 का था, 2019 में वो भी आ ही चुका है। तो एक्चुअली जो वक्त के साथ में अभी से फोर्स ही करना, ये पता लगाना कौन सा कानून आने वाले वक्त में बदला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो इससे रिलेटेड प्रोविजन थे उसके लिए वो गजट नोटिफिकेशन आया कि अगर कहीं पर ये टर्म इस्तेमाल हुए हैं तो ये अपने आप मान लिया जाएगा, इसका मतलब सीआरपीसी का मतलब बीएनएसएस होगा, वो उसमें नोटिफिकेशन सफिशिएंट होगा उस चीज़ के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। आई एम मान्या तलवार, student of Maharaja Agrasen. My question is directed to both of you, that as we see in CRPC also there are many provisions that are preserved in BNSS. So why there is a need of new law? Rather, why didn't we made the amendments in it? बड़ा एक बुनियादी सवाल है आप दोनों के लिए। मैं चाहूँगा एक बट वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं इसको एड्रेस कर देती हूँ कि ज़रूरत ही, जो जैसे आपने बोला कि ज़रूरत क्यों थी उसको नए लॉज को लाने की, या पुराने लॉज में ही हमने अमेंडमेंट्स क्यों नहीं कर दी। ज़रूरत मुझे लगता है इसलिए थी क्योंकि उसमें, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोविजंस थे ही नहीं। आजकल के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोविजंस हैं, डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे ऐप्स अभी बनाए हैं, वो बीएनएसएस के उसमें ही बनाए हैं। बहुत सारे ऐप्स बने हैं जिसमें जो विक्टिम है या विक्टिम के आसपास के जो लोग हैं या फिर जो एक्यूज है उसको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या चल रहा है। ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं, ग्राउंड लेवल पे विक्टिम को और एक्यूज को पता ही नहीं होता कि केस में चल क्या रहा है, ना उनकी फैमिली मेंबर्स को पता होता कि केस में चल क्या रहा है। अभी इन सब के प्रोविजंस दिए गए हैं। जीरो एफआईआर का प्रोविजन जो है बहुत स्ट्रांगली लाए गए हैं कि जीरो एफआईआर कोई भी कहीं पे भी कर सकता है, ऑनलाइन एफआईआर कोई भी कहीं पे भी कर सकता है। ये सारे प्रोविजंस जो लाना था, ये जितने भी हम सिटीजन्स हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिटीजन्स को यही नहीं पता चलता था कि हम कहाँ जाएं। आज आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो, किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सकते हो। तो ये सारे जो इसको जो गवर्न करने के लिए जो प्रोविजंस लाए गए हैं वो पुराने प्रोविजन से काम नहीं चलता, उसके लिए एक नए प्रोविजंस लाना बहुत ज़रूरी था। यानी जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो डिजिटल इंडिया के अंदर तमाम जितने भी डिजिटल टूल्स होते हैं और जिस तरह के भी एविडेंस के होते हैं उनको शामिल करना और एक नए तरीके से, आसान तरीके से मुकदमात को चलाना, मुकदमात की सुनवाई होनी और उनको सज़ा तक पहुँचाने के लिए तमाम डिजिटल तरीक़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। My question from ma'am will be, what are the challenges being faced by the advocates and the judicial authorities after the enactment of BNSS? राइट, सो अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं इसको, जो जितने भी हमारे जजेस हैं, जुडिशरी है, उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है, उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है। क्या क्या किस तरह के चेंजेस आए हैं, सो वो दे हैव अंडरगॉन द ट्रेनिंग। नंबर 2, जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको भी ट्रेनिंग उनकी चल रही है, तो उनको भी ट्रेनिंग मिल चुकी है। लॉयर्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें अब सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। ये एक और दूसरी जो प्रॉब्लम आने वाली है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि अब जब हम बेल फाइल करते हैं या एंटिसिपेटरी फाइल करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हमें देखना पड़ता है कि कौन सा सेक्शन अब है और उसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन अभी टाइम लेगा, ये एकदम से ऐसी चीज़ नहीं जो रिजॉल्व हो जाएगी, दिस विल टेक टाइम। तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो सभी को आने वाली है, वो सभी आएगी। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा असद जी से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो पढ़ने वालों की और लॉयर्स की बात हुई, अब ज़रा पढ़ाने वालों से भी जान लेते हैं कि किस तरह की परेशानियाँ हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं या आ रही हैं, और कितना ट्रेनिंग को लेकर के आप लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, हमारा जो टीचिंग का सवाल है, तो टीचर से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो हर दिन क्लास के लिए आता है तो तैयार होकर आता है पढ़ के,
मतलब हर दिन हमारे लिए वो कहते नहीं है कुआं खोद लेना और पानी पी लेना। तो जब ये हमने सीआरपीसी अभी जो लास्ट सेमेस्टर पढ़ाया है, इम्प्लीमेंट तो जुलाई में हुआ है, लेकिन हमने दोनों कंपैरेटिवली पढ़ाए थे, बीएनएसएस प्लस सीआरपीसी। क्या स्टूडेंट के लिए कंपैरेटिवली पढ़ना ज़्यादा आसान है और नहीं, अच्छा है? इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब ये इम्प्लीमेंट हो गया। अगर हम उस वक्त में सिर्फ वो पढ़ा देते तो शायद उन्हें प्रॉब्लम आती। तो अब हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, अब आने वाले वक्त में भी हमें कंपैरेटिव ही पढ़ाना होगा काफ़ी दिन तक, क्योंकि ये जो कानून आए हैं तो अभी पुराने जो केसेस चल रहे हैं वो तो उसी से गवर्न होंगे। जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट अब आए हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, जिन्हें अभी लॉ पढ़ने, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उन्हें जाहिर सी बात है, हालांकि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जिन्हें मान लीजिए मर्डर है, क्योंकि जो उसकी डेफिनेशंस हैं या जो उसका बेसिक चीज़ नेचर है वो नहीं बदला है, उसमें प्रोविज़न चेंज हुए हैं। अब जैसे अभी आपने जो सवाल पूछा था टेक्नोलॉजी का, मैडम ने अभी आंसर किया, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें 4 मेजर चेंजेस थे बस। एक सेक्शन 2A जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता है, और दूसरा 21I जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करता है, और तीसरा 105 जो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर की बात करता है, और चौथा 530 जो ई कोड की। बाकी तो बहुत से सेक्शन में ये चीज़ें आई हैं, लेकिन मेजर ये है। तो जो टीचिंग में एक्चुअली नए सिरे से पढ़ना तो होता ही है, वैसे हमारी तो आदत ही है। खैर, हम तो 22 साल की टीचिंग में कभी ऐसा नहीं हुआ बिना पढ़े क्लास में चले गए हों, तो हमारे लिए तो रूटीन वर्क की तरह ही है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, क्योंकि लॉ में क्या होता है ना कि जो बुकिश नॉलेज है जो आप कॉलेज में आपने पढ़ा वो एक अलग चीज़, और जो आप प्रैक्टिकली अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो एक अलग चीज़। तो बुक आपने पढ़ ली, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, बट इम्प्लीमेंटेशन जब उसकी होगी तो आपके सामने 100 नई ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको पता ही नहीं होंगी कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्चुअली जो है वो सब तो क्लैरिफाई हो जाएगा, उसमें आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी। बट इम्प्लीमेंटेशन में जब आप कोर्ट में आके उसको इम्प्लीमेंट करोगे, वहाँ अभी इम्प्लीमेंट ठीक से होने में उसको वक्त लगेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन यहाँ जहाँ नए नए चीज़ों की बात हो रही है, क्रिमिनल्स की भी बात हो रही है, यहाँ मैं एक चीज़ भी जानना चाहूँगा कि जहाँ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात कही गई है, आखिर ये मैं दोनों से ही जानना चाहूँगा, इस पर थोड़ा थोड़ा आपका जवाब होना चाहिए कि आखिर इसको हम किस तरह से समझें और इसकी क्या ज़रूरत महसूस की गई। जी, क्योंकि अभी जितने भी आप केसेस देखोगे, कुछ केसेस जो है वो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिनमें हमें दिखता है, कुछ केसेस में तो पता नहीं चलता कि क्या हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में आपने देखा होगा कि बहुत आसानी से विटनेस टैंपर हो जाते हैं और प्लांट भी हो जाते हैं। तो टैंपरिंग भी होती है और प्लांटेशन भी होती है, और ये बहुत कॉमन है। प्रोटेक्शन कैसे होगा फिर? जी बिल्कुल, तो इसमें जो विटनेस है, अभी हमारे पास विटनेस वेलफेयर जो स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हो, उसमें प्रोटेक्शन की बात की गई। अगर उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर आपको लगता है कि विटनेस टैंपरिंग होने के चांस है तो विटनेस को प्रोटेक्शन दी जाएगी बाकायदा। उसको एक पुलिस ऑफिसर का नंबर दिया जाएगा प्रॉपर, उस नंबर को वो अपने पास रखे। अगर विटनेस को लगता है कि कभी भी मेरे पे कोई जानलेवा हमला हो सकता है, या मुझे किडनैप किया जा सकता है, या कोई भी मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, तो इमीडिएट उसके पास नंबर होगा एक पुलिस ऑफिशियल का, उनको इमीडिएट आप कॉल करिए, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर बहुत ही सीरियस कोई चीज़ है, ग्रेविटी भी देखनी पड़ेगी, अगर कोई बहुत सीरियस चीज़ है तो 2 पुलिस वाले आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये प्रोविजन भी है सर, ये 398 वाला सेक्शन। देखिए, तो पहले तो मैं 2 चीज़ें जो भी मैडम ने जिक्र किया, एक्चुअली जो भी ये कानून इम्प्लीमेंट हुए हैं तो सबसे ज़्यादा शुरुआत में जो पुलिस ऑफिसर, जुडिशल मजिस्ट्रेट और जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर प्लस लॉयर, क्योंकि जैसे कहा कि जो हमने किताबों में, अब जैसे उन्होंने कहा कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है सर्च और सीजर की, अब उससे फॉरवर्ड करना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीएम साहब को और जुडिशल मजिस्ट्रेट को। अब उसे स्टोरेज की प्रॉब्लम, फिर जैसा अभी मैडम ने जिक्र किया था कि उसे कहाँ रखा गया, कैसे, वो पूरा मेंटेन करना है। अब आते हैं हम विटनेस पे। एक्चुअली 2 बातें पहले मैं कहूँगा। एक चीज़ कि हमारा जो सिस्टम है वो कहता है एडवर्सल सिस्टम ऑफ लॉ, जिसमें 3 लोग हैं इन्वॉल्व। एक तो है प्रोसिक्यूशन जो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा है डिफेंस काउंसिल जो एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा है जज साहब जो न्यूट्रल पार्टी, जिनको और उन्हें कुछ नहीं मालूम। अब इन्हें मालूम कैसे होगा? अब इसके पास फिर 2 चीज़ें हैं। जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया या इस्तखाजा उसके पास आया, उसमें जो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए वो सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बेस पर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेकर ट्रायल जब शुरू करेंगे। अब उनके आँख और कान कौन है? गवाह। बेंथम ने कहा भी था, विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द कोर्ट। अब वो गवाह, अक्सर ऐसा देखा गया है
जो मशहूर केस आप देखिए, हाई प्रोफाइल, जैसे अभी मैडम ने जिक्र भी किया, तो विटनेस बचते ही नहीं है। और जब विटनेस वो कहते नहीं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो अब उन्हें क्या प्रोटेक्ट। तो मोहिंदर चावला का एक जजमेंट आया था 2018 में, जिसमें बाकायदा इसकी जो ड्राफ्ट स्कीम प्रोवाइड, अब इसमें 398 में स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि वो विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे, ताकि उन्हें ये एश्योरेंस रहे कि उनके खिलाफ, क्योंकि पहले भी ये 3 बातें यूज होती थी, नो थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस। जी, तो इसलिए उन्हें कोई धमकी ना दे, कोई लालच ना दे, उन्हें अपनी जान का खतरा ना हो। तो इसलिए खास तौर से ये विक्टिम प्रोटेक्शन, विटनेस प्रोटेक्शन की स्कीम को स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट किया गया। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं विटनेस के प्रोटेक्शन की भी बात की गई है, ताकि मुकदमे के अंदर जो है वो शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सही दिशा में, सही सिमत के अंदर मुकदमा जा सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। गुड इवनिंग सर। माय नेम इज़ रजनीश, स्टूडेंट ऑफ महाराजा अग्रसेन। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो हमारा न्यू लॉज है सर, वो एक हम लोग देखते हैं कि ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ फोकस करेगा, हम लोग ऐसा मानते हैं सर, लेकिन इन सेक्शन 74 जहाँ पे आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी ऑफ वुमेन की बात होती है सर, वहाँ पे जो कल्प्रिट होता है या जो क्राइम करता है, वहाँ पे सर क्या नाम है, वुमेन एंड मैन दोनों हैं, बट इन टर्म्स ऑफ विक्टिम सर वहाँ पे सिर्फ वुमेन ही है, मैन को वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया सर, वाई सर? जी, ये तो आप दोनों के लिए एक अहम सवाल है। मैं कनिका जी से जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ मर्द ही ख्वातीन के खिलाफ क्राइम करते हैं, या अब जो ख्वातीन के खिलाफ क्राइम में शामिल होंगी उनके लिए भी सज़ा का इंतज़ाम होगा? जी, अभी तक फ़िलहाल अगर हम लॉज को देखें तो फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, बट मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये जजमेंट दी है और गाइडलाइन दी है सेंटर को कि आप इन लॉज में चेंजेस लाएं। जैसे पहले 498A का प्रोविज़न था, ये सारी चीज़ें थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि आज का जो टाइम है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो महिलाएँ हैं वही ये सारी चीज़ें या कोई क्राइम या कोई इलीगल चीज़ या हैरेसमेंट, टॉर्चर कर रही हैं, मतलब सिर्फ जितने भी हमारे हैं सिर्फ वो ही नहीं कर रहे, महिलाएं भी कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला है कि आप जो सेंटर को ये डायरेक्शन दी है कि आप इसमें चेंजेस लाओ। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ टाइम में शायद ऐसे रिफॉर्म्स आ जाएंगे, बट अभी फिलहाल तो नहीं है, तो जो है हमें उसी पे आगे चलना पड़ेगा। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंदर अब अगर कोई खातून किसी खातून की फोटोज वगैरह या कुछ उसके पर्सनल फोटोज को लीक करती है किसी गलत मकसद से, तो उसको अब जुर्म के जुर्मरे में रखा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं, उससे पहले मुझे लगता है असद साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल की जो आपने बात की, तो बीएनएस में जो प्रोविजन डेफिनेशन में ऐड किया गया है, तो उसमें जेंडर न्यूट्रल रखा गया, ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल सारे उसमें शामिल हैं। साथ ही साथ जो बीएनएसएस है, जिसमें जैसे पहले एक सेक्शन 64 होता था जिसमें कहते थे सम्मन सिर्फ मेल ले सकता है, लेकिन अब 66 में एडल्ट मेल कह दिया, रिस्पेक्टिव ऑफ दी। जो आपने एक सवाल किया, इसके साथ एक क्वेश्चन लोग 69 पे भी उठा रहे हैं, जो 69 सेक्शन है बीएनएस का, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई डिसीट करके सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उसके खिलाफ फीमेल केस कर सकती है। तो ये सवाल लोग कहते हैं कि जेंट्स क्यों नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये लोग अभी प्रेज्यूम करके नहीं चलते जो वजह है। जैसा मैडम ने कहा, जैसे जैसे वक्त आएगा, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 में, उसका जो प्रोविजन था उसमें जो रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ मेल था, जबकि सारे के सारे प्रोग्राम आपने देखे होंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और इस देश ने आना लाडो, सब में लेडीज़ कर रहे। तो बाद में हरसोरा वर्सेस हरसोरा 2016 में एक जजमेंट आया और कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए और कहा कि जो रिस्पोंडेंट है उसमें मेल भी होगा और फीमेल, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल भी फीमेल के खिलाफ कर सकती है और मेल भी कर सकता है। तो वहाँ जेंडर न्यूट्रलिटी अब काफ़ी हद तक हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। जी, आपने 69 की बात की, जहां पहले हम अगर कोई इसी तरह का झांसा देकर किसी के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुकात कायम करता था तो नॉन कॉग्निजेबल में उसको रखते थे, और इस बार उसको कॉग्निजेबल कर दिया गया है। मैं कनिका जी से जानना चाहूँगा कि क्या रीज़न है इसका और इसका क्या फ़ायदा होगा अगर विक्टिम की बात करें उसके नज़रिए से। जी देखिए, पहले मैं बता दूं, सेक्शन 69 जो है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी लड़की के साथ झूठ बोल के अगर शादी का झूठा वादा करके, नौकरी का या प्रमोशन का आप झूठा वादा करके और उसके साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो और उसके बाद वो नौकरी उसे नहीं मिलती या वो प्रमोशन उसे नहीं मिलता या आप शादी नहीं करते, तो फिर आपको जो है सज़ा हो सकती है और आपको जेल टर्म भी इसमें है। तो ये जो है वो कहता है सेक्शन 69।
अभी इसमें 2 नई चीज़ें ऐड कर दी है, नौकरी प्रोविज़न, और एक और चीज़ प्रमोशन, एक और चीज़ इसमें ऐड की है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के शादी करते हो, अगर आप अपनी सही आइडेंटिटी नहीं बताते और आइडेंटिटी छुपा के आप लड़के से शादी करते हो तो वो भी इसमें कवर होगा। तो अब ये सेक्शन और ज़्यादा पहले से स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था सीआरपीसी में, बट अब थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब और स्ट्रिक्टर होगी। तो जहाँ तक हम जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात कर रहे हैं तो मुझे अभी भी जो नए एक्ट्स हैं इनमें जेंडर न्यूट्रलिटी की बहुत कमी दिखती है, बट आज की जो मतलब सोसाइटी है वो इस चीज़ को एड्रेस कर रही है। इवन जो कोर्ट्स हैं वो समझते हैं कि ज़रूरत है जनरल न्यूट्रल लॉज की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले कुछ टाइम में बहुत जल्दी रिफॉर्म न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल हमने किया है। कुछ दर्जों में 18 साल से कम की बात करते हैं तो वहाँ 18 साल से कम की लड़की नहीं, अब 18 साल से कम के बच्चे की बात की गई है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर उसके साथ कोई जुर्म होता है तो वहाँ सख्त सजाओं का इंतजाम किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सभी लोगों के लिए कि जहाँ हम 69 की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस इसके अंदर देखा गया है इसके ऊपर, क्योंकि ये एक बड़ा तेजी के साथ एक फैलने वाला चीज़ और भी आएगी आने वाले वक्त में, जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट था जी, तो अब वो कई हद तक कुछ केसेस लिव इन रिलेशनशिप से कन्वर्ट होकर इधर आ जाएंगे जी, क्योंकि 69 के अंदर जी। तो उधर फिर आर्टिकल 21 और फिर क्वेश्चन उठेगा, फिर ये मैटर कोर्ट में जाएगा जब बाद में। और इस तरह के जो वादे हैं वो तमाम सामने जाएंगे, तो ध्यान रखें कि कोई भी इस तरह का वादा ना करें, नहीं तो कहना पड़ेगा वादे पे तेरे मारा गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर मेरा क्वेश्चन सेडिशन लॉ को लेके है। सेडिशन लॉ को काफ़ी रिगरस और वेग किया गया है, तो क्या आपके हिसाब से गवर्नमेंट इंडेंजर कर रही है फ्री स्पीच को? ये एक बड़ा एक अहम सवाल उठ करके आया है कि जहाँ फ्री स्पीच की या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो वहाँ पर ये सेडिशन को लेकर अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि सेडिशन लॉ नहीं है, हालांकि वो प्रोविजन उसमें आया है और कुछ टर्म जो इस्तेमाल हुए हैं कि एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट दी स्टेट। तो देखिए, अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले पार्ट को मैं पहले डील करूं, जब आर्टिकल 19(1)(a और इसकी शुरुआती बाबूलाल पराठे के जजमेंट से हुई थी, आते आते बाद में ऐसे कोर्ट ने ऐसे कह दिया कीप इट एम्बियंस, तो एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। लेकिन जैसा कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए थे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे जिसके तहत, लेकिन फिर उसमें जो अमेंडमेंट करके जो 124A लाया गया और कहा गया कि जो सरकारें थीं पहले से और उसमें जो लोगों को तमाम हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके खिलाफ भी मुकदमे चले और कई बार इसका मिसयूज भी हुआ, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इसे रोक। अब ये जो प्रोविजन आया है जो BNS में शामिल किया गया है दूसरी तरह से, तो इसमें भी जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं कुछ उससे हटके हैं, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब कोई भी शख्स बोलता है तो को फ्रीडम जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो साथ ही साथ हमें बैलेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो राइट टू डिसेंट है, बार बार जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसे कहते हैं कि वो एक फंडामेंटल राइट है हम शहरी का, तो यहाँ पर जिम्मेदारी जो एजेंसीज़ हैं, अगर कोई FIR दर्ज होती है तो इन्वेस्टिगेशन अगर उसका प्रॉपरली हो तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें जब निकल के आती हैं और उसे पॉलिटिसाइज अगर कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कई बार प्रॉब्लम आती है। अब देखा जाए तो पब्लिक ऑफिसर्स से भी देखा जाए तो अब एविडेंस के लिए उनको बुलाया जा सकता है, उनकी गवाहियां हो सकती हैं। क्या ये एक नया एक प्रावधान कनिका जी शामिल किया गया है कि अब जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको भी गवाही के लिए शामिल जी मैं बता दूं ये प्रावधान वैसे पहले भी था, बट अभी थोड़ा सा इसको बस मॉडिफाई करके इसमें नए लॉज में ले आए हैं, बट ये प्रावधान पहले भी था और ये प्रावधान अब भी है और ये प्रावधान आप डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं या उनकी अगर स्टेटमेंट की जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसे कोई केसेस हैं जहाँ फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार की ज़रूरत पड़े या ऐसे कोई पब्लिक ऑफिसर की उनकी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़े तो उनको तो कोर्ट में बुलाया जाएगा ही, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी जिसके बिना जो है फाइनल जजमेंट नहीं आ सकती। तो ये प्रावधान पहले भी था अभी भी है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। इसमें मैं बताऊं एक चीज़, एक्चुअली जो आप पूछ रहे हैं तो एक चेंज ये आया है इसमें 336 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक प्रोविजन जो CRPC में नहीं था, वो क्या नया प्रोविजन है। जो मैडम ने कहा कि गवाही पहले भी बुलाया जाता था, लेकिन उसमें अब इन्होंने ये कहा कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर जो दिल्ली में पोस्टेड है उसने कोई मुकदमा दर्ज किया, वो उसमें गवाह के तौर पर, अब उसका ट्रांसफर हो जाता है अंडमान निकोबार। अब दिल्ली की कोर्ट उसे कहती है आप आइए, अब अगर वो नहीं आता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
और आता है तो फिर छुट्टी और वो जी, तो बड़ा उसे परेशानी होती थी। वो जो वसीम बरेलवी का शेर था कि अगर मैं समंदर को बता भी नहीं सकता और आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, तो उन्हें बहुत हार्डशिप फेस करनी होती थी। अब इन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऑफिसर जी उसकी डेथ हो गई है, उसका ट्रांसफ़र हो गया है, या वो कैपेबल नहीं है का भाई, तो उसका जो सक्सेसर है वो आ जाएगा उसकी जगह। और ख़ास चीज़ जो इसमें है, जो प्रोविजो के वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी अपीयर कोर्ट में हो सकता है। ये उन्हें एक सबसे बड़ी सहूलत मिल गई। बहुत बड़ी सहूलत है। एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, अपना प्रोग्राम आखिरी मरहले में। एक आखिरी सवाल मैम, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है। मैम, इन नए कानूनों ने वकीलों से उनकी बहुत सारी शक्तियाँ ली हैं, इस पे आपका क्या कहना है? एक बड़ा अहम सवाल है और पहली बार ये सवाल मैंने सुना है कि वकीलों की शक्तियां ले ली गई हैं। मैं पूछना चाहूँगा कनिका जी से, आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां वकीलों की जो इस कानून के जरिए कम हो गई हैं? जी, वैसे मैं बता दूं, वकीलों की शक्ति कोई ले नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ प्रोविजंस हैं, मैं बता देती हूँ। जैसे आजकल अभी रिसेंटली जो दिल्ली में है वो प्रोटेस्ट भी चला था इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, आई थिंक आप उसी के बारे में पूछ रहे हो। तो उसमें ये था कि जो विटनेस का या जो एक्यूज्ड है उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन या उसका जो एग्जामिनेशन होता है, वो पुलिस वालों को ये पावर दे दी गई थी कि अब पुलिस स्टेशन में बैठ के होगा, वर्चुअली भी हो सकता है। तो ये जो पावर है, क्योंकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में पुलिस का कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन वकील का काम है और जज को सुनना है। वकील क्रॉस एग्जामिन करेगा और जज उसको सुनेगा। इसमें पुलिस वालों का रोल कहाँ से आ गया या क्यों ये लाया गया ये रोल, इसका कोई जो है वो जवाब नहीं। तो ये पुलिस वालों को हमें हमेशा, क्योंकि ये एक अनफेयर प्रोसेस हो जाएगा अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में पुलिस इन्वॉल्व हो गई, तो ये फिर एक प्रोसेस हो जाएगा जो अनफेयर होगा, और जो जजमेंट होगी वो अनफेयर होगी, और जो ट्रायल होगा वो अनफेयर होगा। क्योंकि जब वकील और जज की बात होगी तो और किसी थर्ड पर्सन को बीच में आने का हक नहीं दिया जाना चाहिए। आसिफ साहब, मैं कहूँगा आप क्या सहमत हैं इस बात से? किस बात से? जिस तरीके से मैडम ने कहा कि अगर पुलिस भी आ जाती है इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर, तो वहाँ कहीं ना कहीं शायद वो अनफेयर। देखिए, अगर देखा जाए जो ट्रायल्स पे, तो उसमें स्टेप्स डिसाइडेड हैं जी, किसका रोल कहाँ है। जब प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाता है वो जिसे भी चाहे उसे एज ए विटनेस बुलाए, और डिफेंस काउंसिल को पूरी लिबर्टी होगी उसे क्रॉस एग्जामिन करने की, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो। अब दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन को भी सेम, लेकिन जहाँ तक रहा पुलिस ऑफिसर का, उसका काम उस दिन खत्म हो जाता है जब वो चार्जशीट सबमिट होती है। वो एज ए विटनेस तो अपीयर होगा, लेकिन उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है तब उसका रोल फिर से शुरू होगा। लेकिन जैसा कि मैडम के, तो क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में दो ही लोगों का मेन रोल है, या तो प्रोसिक्यूशन और या डिफेंस काउंसिल, और जज साहब के सामने होना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर लिटिगेशन में मानी जाती है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जिससे क्रॉस एग्जामिनेशन आ गई, तो समझ लो वो क्रिमिनल लॉ का सबसे बेस्ट लॉयर हो गया। जी हाँ, और वो अगर बेस्ट लॉयर हो गया तो उसको ये नहीं डरना चाहिए कि उनकी कुछ शक्तियाँ कम हो गई हैं। कानून के ज़रिए तमाम लोगों की ताकत को बढ़ाया गया है। मुल्क के हर नागरिक तक ये यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि हाँ, अब इस देश में इंसाफ सबके लिए आसान होगा और हर किसी की पहुंच में होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, तमाम थैंक यू वेरी मच कि आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की और अपने तजुर्बे से आज के इस प्रोग्राम में रोशनी डाली। हमारे नाजरीन ने भी आज के इस प्रोग्राम से ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा, और आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करेंगे और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ। फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।